आज हमारी नज़र एक ट्वीट पर पड़ी। ट्वीट में व्यक्ति के या व्यक्तित्व के विकास के अलग-अलग चरणों की बात हो रही थी। इसमें व्यक्ति सबसे पहले कंफर्ट ज़ोन में होता है और वहाँ से निकल कर अंत में ग्रोथ ज़ोन में या फिर बिल्कुल आगे और आगे बढ़ने के चरण पर पहुँच जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंफर्ट ज़ोन की और हम लोग आज अपने उदाहरण में लेखक के विकास की बात कर रहे हैं। तो लेखन के तौर पर हम लोग देखते हैं कि क्या ये चारों चरण एक लेखक पर, खास तौर पर हिंदी लेखक पर भी लागू होते हैं क्या? तो अगर आप देखेंगे कि हिंदी लेखक काम क्या करता है, पेशा क्या है, तो आप पाएँगे कि हिंदी लेखक कभी भी फुल टाइम लेखक नहीं होता। उसके पास एक अदद नौकरी, कोई व्यवसाय, कोई रोज़गार, कुछ न कुछ होता ही है। ये अक्सर उसके लेखन से बिल्कुल अलग होता है और इसलिए उसके पास एक अपनी नौकरी से लगातार एक तयशुदा वेतन जो होता है वो हमेशा उसके अकाउंट में आ रही होती है। कुछ ना कुछ उसके आय का साधन, जीवन यापन का साधन सब कुछ उसके पास होता है। इस स्तर पर वो कम्फर्ट ज़ोन में है। यहाँ पे कभी वो तय करता है कि उसे एक किताब लिखनी है और किताब लिखने की सोचते ही वो कम्फर्ट ज़ोन से थोड़ा-सा आगे निकल जाता है। कम्फर्ट ज़ोन से आगे के लेवल को हम लोग फ़ियर ज़ोन कहते हैं, यानी जिसे एक मशहूर से इनामी पक्षकार ने कहा भी है, डर का माहौल है। तो ये डर का माहौल जो है वो आपको आसानी से याद रहेगा। पहला स्तर यही डर का माहौल होता है। यहाँ पे डर कई किस्म के हैं। एक तो अगर आप अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर लेखन में उतरते हैं, तो आपकी जो तनख्वाह है, आपका जो वेतन है, वो आना बंद हो जाएगा। अकेले अपने आप में यही बहुत बड़ा डर है। अगर इस डर को छोड़ भी दिया जाए, तो आपके कई मित्र होते हैं, कई परिचित होते हैं, जो अलग-अलग किस्म की बातें करेंगे और लोग क्या कहेंगे, ये भी एक बड़ा डर होता है। तो सबसे पहला डर ये भी हो सकता है कि कोई आपके पास आकर कहेगा कि भई अच्छा इस मुद्दे पर किताब लिख रहे हो, क्या फ़ायदा? इतने सारे बड़े-बड़े लेखक तो इस मुद्दे पर पहले ही लिख गए हैं, भला तुम्हारी किताब कोई क्यों पढ़े? या फिर कोई दूसरा आ सकता है कहने के लिए कि यार इस मुद्दे के पाठक उतने ज़्यादा तो हैं नहीं, आखिर तुम्हारी किताब बिकेगी कहाँ? कौन खरीदेगा? कौन पढ़ेगा इसको? तो ये जो डर का माहौल होता है, यहाँ से फिर आपके आगे की यात्रा शुरू होती है। हो सकता है कुछ लोग आपकी बेरोज़गारी का मज़ाक उड़ाएँ, हो सकता है कुछ लोग कहें कि आपका अपने जो पुराने क्षेत्र था या जो आपके विशेषज्ञ होने का जो एरिया होता है, उस एरिया से निकल कर लेखन के बिल्कुल नए क्षेत्र में जाना एक सही फ़ैसला नहीं था, गलत फ़ैसला था। तो ऐसे कई किस्म के बाहरी और आंतरिक दोनों डर हो सकते हैं। ये डर काफ़ी कुछ वैसा ही है, जैसा आपने शायद टीवी पर कई पौराणिक किस्म के कार्यक्रमों में देखा होगा। उसमें कोई ना कोई साधु होता है जो तपस्या करने जैसे ही बैठता है तो किस्म-किस्म के डर उसके सामने आने लगते हैं। कभी वो शेर-बाघ वहाँ पर आ जाएँगे, कभी कोई राक्षस उसे डराने पहुँच जाएगा। अगर कुछ नहीं होता, तो बहुत तेज़ बारिश, बिजलियाँ चमकना ये सब शुरू हो जाता है, मौसमी खतरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं वो तपस्या अपनी छोड़ते नहीं। वो इन सब से पार पाकर आगे निकलते हैं और जो उन्हें तपस्या से वरदान चाहिए होता था वो ले लेते हैं। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा करना है। लेखक के तौर पर आपको अपने अंदर के और बाहर के दोनों डर से आपको खुद ही जीत पानी पड़ेगी और जैसा कि एक और ऐड में कहते हैं, डर के आगे जीत है। तो आप एक लेवल आगे बढ़कर जीत के माहौल पर पहुँच जाते हैं। डर के माहौल से आगे आप जहाँ पहुँचते हैं वो है लर्निंग। लर्निंग यानी सीखने का दौर इसलिए क्योंकि एक लेखक के तौर पर काम करना शुरू करते ही आप कई चीज़ें सीखने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सबसे पहले तो अनुशासन सीख जाएँगे, क्योंकि आपको हर रोज़ थोड़ा बहुत लिखना है, अपनी किताब के हज़ारों शब्द पूरे करने हैं। इसके अलावा आपको अपने लेखन के लिए काफ़ी ज़्यादा शोध करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपने शिक्षा पर या स्त्री शिक्षा पर कुछ शोध करना शुरू किया, तो अचानक आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में सिर्फ़ महिलाओं द्वारा लिखी गई जो पहली किताब थी, उसका नाम थेरी गाथा है और वो भारत में ही लिखी गई थी। अब अगर आप ये आज तक समझते रहे कि पुराने ज़माने में भारत में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी, तो आपकी जानकारी तो अचानक बढ़ गई। ऐसे ही हो सकता है कि आपको धर्मपाल का लिखा हुआ कुछ मिल जाए। और धर्मपाल की किताबें अगर आपने पढ़ ली तो आप पाएँगे कि अंग्रेज़ जो शोध कर रहे होते थे, जो वो शुरुआती दौर में आए थे, उस वक़्त के उनके जो सर्वेक्षण थे, उनसे पता चलता है कि शिक्षा कभी ब्राह्मण आधारित व्यवस्था तो थी ही नहीं। यानी कि
जो आज बताया जाता है कि शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण लेते देते थे, ये भी सच नहीं है, झूठ है। ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आपकी जानकारी का क्षेत्र बढ़ता जाता है, आप लर्निंग के फेज में हैं। लगातार लिखने से जहाँ आपका अनुशासन बढ़ता है, वहाँ आपको कुछ और चीज़ें भी पता चलती हैं। आपको ये अंदाज़ा होने लगता है कि आप कितना अच्छा या कितना बुरा लिखते हैं। फिर ये सूझने लगता है कि आप अपने लेखन की शैली को या फिर अपने शब्दों के चयन को और कैसे सुधारें। इसके लिए कई किताबें आती हैं। हो सकता है कि आप वर्ड बाय वर्ड उठा लें और एक लेखक के तौर पर लगातार प्रेरित कैसे रहा जाए, ये सीखने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप ऑल अबाउट वर्ड्स जैसी किताबें उठा लें और उससे नए शब्द सीखने की कोशिश करें। ऑन राइटिंग वेल या फिर ऐसी ही जो दूसरी किताबें आती हैं, सेंस ऑफ स्टाइल, इन सारी किताबों से आप लेखन शैली में जो सुधार किए जा सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं। मान लीजिए कहीं आप अंग्रेजी के बदले हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदी में शैली सुधारने के लिए रामचंद्र वर्मा की अच्छी हिंदी नाम की किताब आती है। हो सकता है आपने उसे पढ़ लिया हो और आपकी लेखन शैली कुछ सुधर जाए। हो सकता है आपने शब्दों को सीखने की कोशिश की हो और हिंदी की शब्द संपदा या फिर शब्दों का सफ़र जैसी जो अभी हाल में आई है अजीत जी की किताब, उसके बारे में आपको पता चले, वो आप पढ़ने की कोशिश करें, वहाँ से नए शब्द सीखने की कोशिश करें, ऐसा भी हो सकता है। तो लर्निंग में यहाँ पर आपके शब्द और आपकी शैली, इन सारी चीज़ों का विकास हो जाता है। आप कुछ और लर्निंग करते जाते हैं। इस लर्निंग के फेज में ही आप अपने फियर वाले फेज के सवालों के जवाब भी सीख जाते हैं। जैसे कि अगर कोई अब आपके पास कहने आता है कि भाई इस विषय पर तो फलाने ने बड़ी अच्छी किताब बहुत पहले लिख दी है, तो आप फौरन जवाब दे पाते हैं कि हाँ, वो 20 साल पहले लिखी गई थी, 20 साल में जानकारियां लगभग दोगुनी हो गई हैं, तो आज मेरी एक नई किताब की ज़रूरत तो है ही। या फिर ये हो सकता है कि वो किताब विदेशियों के नज़रिए से लिखी गई हो। इस विषय पर सारा कुछ जो कुछ भी लिखा गया है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग इंडोलॉजी की बात करें, तो जो भी लिखा गया है वो विदेशियों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। किसी भारतीय के पक्ष से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है या ना के बराबर लिखा गया है। तो हो सकता है इस वजह से आपकी किताब महत्वपूर्ण हो जाती हो, या हो सकता है बंगला में लिखी गई हो और आप अपनी किताब मराठी में लिख रहे हो। तो ऐसी वजहों से या ऐसे सवालों से कैसे निपटा जाए, ये भी आप सीख जाते हैं और ये भी एक लर्निंग है। लर्निंग के बाद बारी आती है ग्रोथ जोन की। ग्रोथ जोन में जब आप पहुंच रहे होते हैं, उस वक्त तक आप अपनी किताब लिखकर पूरी कर चुके होते हैं और ग्रोथ जोन में आप इस वक्त तक प्रकाशकों से मिल चुके होते हैं, प्रूफ रीडिंग करने वालों से मिल चुके होते हैं या फिर और अनुवादकों से मिल चुके होते हैं। कई गोष्ठियों, कई सेमिनार में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए जा चुके होते हैं। तो आपकी जान-पहचान और आपके पहुँच का दायरा बढ़ गया है, यानी कि आप थोड़े से ग्रोथ के फेज में तो इस नज़रिए से हैं। दूसरी चीज़, आपकी जानकारी जो है वो बढ़ गई थी लर्निंग वाले फेज में। उसकी वजह से, आपके शोध की वजह से आप फिर से ग्रोथ ज़ोन में हैं और आप लगातार पिछले वाले स्तर से और आगे ग्रो कर रहे हैं। गोष्ठियों, सेमिनार्स वगैरह में जाने के अलावा जब आप किताब लिख चुके होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपकी किताब पर आपके हस्ताक्षर, आपके ऑटोग्राफ लेना चाहें। इससे आपका सम्मान या फिर कह लीजिए कि ईगो थोड़ा-सा सैटिस्फाई होता है। इसे भी आप ग्रोथ मान सकते हैं। या फिर जब इस मुद्दे पर कोई सवाल आता है, किसी विशेषज्ञ की राय चाहिए होती है, तो आपके जो भी यार दोस्त, आपके मित्र, परिचित, रिश्तेदार, सभी उस मुद्दे पर आपसे सलाह लेने के लिए आने लगते हैं। आपके सहकर्मी आपको पूछने लगते हैं। तो अपने विषय पर, अपनी सब्जेक्ट मैटर के एक एक्सपर्ट के तौर पर आपको पूछा जाने लगता है। ये भी ग्रोथ है। फिलहाल हमने लेखन और किताबें लिखने के नज़रिए से इस पे बात की है। तो आपकी आने वाली अगली किताब के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएँ।